शत्रुता और मित्रता के मध्य वास्तविक भेद चेतना की गहराई का होता है। शत्रुता में लेन देन, प्रतिघात और प्रतिशोध होता है, जबकि मैत्री त्याग और समर्पण की दिशा में चला करती है। प्राप्त करने की भावना ही इसमें समाप्त हो जाती है, सिर्फ देना ही धर्म बन जाता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से 19 दिन के सत्र में होंगी 15 बैठकें। एटॉमिक एनर्जी और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सहित 13 बिलों पर होगी चर्चा। आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय मंत्रियों समेत 36 राजनीतिक पार्टियों के 50 नेता हुए शामिल। सरकार ने विपक्ष से संसद के सुचारू संचालन के लिए मांगा सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 60वें सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा, व्यावसायिकता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना से जनसाधारण में बढ़ेगी पुलिस के प्रति विश्वसनीयता। आपदा के समय संवेदनशीलता बरतने की भी दी सलाह। कार्यप्रणाली में एआई समेत तकनीक का प्रयोग करने को कहा। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों से अनुसंधान, नवाचार और भारत विशिष्ट समस्या समाधान में गहनता से उतरने का किया आह्वान। कुरुक्षेत्र की राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए युवा नव प्रवर्तकों से की राष्ट्रीय महत्व के उभरते क्षेत्रों में नवाचार और हरित बुनियादी ढांचे की खोज पर जोर देने की अपील। रांची में खेले गए सीरीज के पहले वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। कोहली ने खेली 135 रनों की शानदार पारी। रोहित और राहुल ने जड़े अर्धशतक। कोहली के वनडे में हुए 52 शतक। रोहित बने वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर यानी आज से 19 दिसंबर तक चलने वाला है। 19 दिन के सत्र में 15 बैठकें होंगी। इस दौरान लेजिस्लेटिव बिजनेस के अंतर्गत 13 बिल चर्चा के लिए लिस्टेड हैं। वहीं एक बिल फाइनेंशियल बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जिस पर चर्चा हो सकती है। जानते हैं दोनों सदनों में आज के सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं लोकसभा के विधायी कार्यों के बारे में। लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर माल एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर माल एवं सेवा कर दूसरा संशोधन अध्यादेश 2025 का संख्यांक 2 के बारे में विवरण सभा पटल पर रखने वाली हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 इंट्रोड्यूस करेंगी। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 भी आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाने के लिए लिस्टेड है। इसके अलावा इस 7 अक्टूबर को मणिपुर माल एवं सेवा कर दूसरा संशोधन अध्यादेश 2025 का संख्यांक 2 के निर्नुमोदन के संबंध में संकल्प पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर माल एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगी। वहीं राज्यसभा में सरकारी कार्य की बात करें तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 के संबंध में परिनियत संकल्प पेश किए जाने के लिए लिस्टेड है। अठारहवीं लोकसभा के छठे सत्र का आज पहला दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित करेंगे। 10 बजे प्रधानमंत्री संसद भवन के हंस द्वार पर
मीडिया से रूबरू होंगे और आगामी यानी कि आज से शुरू होने वाले सत्र के संबंध में अपने विचार रखेंगे। आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने रविवार को संसदीय सौध में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। सत्र से एक दिन पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विकास कार्यों से जुड़ी अपनी प्राथमिकताओं को रखते हुए विपक्ष से सत्र के सुचारू संचालन में मदद की अपील की। सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए नियमों के दायरे में सभी विषयों पर चर्चा कराने का आश्वासन दिया। बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, माकपा समेत 36 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता सम्मिलित हुए। सत्ता पक्ष की ओर से भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बैठक रचनात्मक वातावरण में हुई। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सहयोग मांगा है। शीतकालीन सत्र आज से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलने वाला है। सत्र में 19 दिनों की अवधि में कुल 15 बैठकें होंगी। 36 political parties and 50 leaders participated. मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ साथ मैं विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें। लोकतंत्र में विशेष करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गतिरोध होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस होते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजीज, अपना अपना एजेंडा लेकर के सबको काम करना होता है, तो डिफरेंसेस होगा। डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर हम सब ये तय करें जो भी विरोध करना है सदन में बात करके विरोध करना है, सदन को हम किसी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, हाउस प्रोसीडिंग चलना चाहिए। अगर हम सब मिलकर तय करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और पार्लियामेंट का सम्मान लोगों के नजर में बनाए रखेंगे। आज मीटिंग क्योंकि बहुत पॉजिटिव नोट में मीटिंग हुई है, मैं फिर से ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स जो आज पार्टिसिपेट किए हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं। एसआईआर के मुद्दे पे संसद में ही चलने देंगे, विपक्ष के नेता यहाँ नहीं, ये देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें देखिए हम पार्लियामेंट शुरू होने से पहले हम गतिरोध को दूसरे तरीके में हम नहीं ले जाना चाहते। अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी उनमें से एक है, लेकिन ये कहना कि एसआईआर को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ऐसा सब पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं कहा है। अगर किसी ने बाहर में स्टेटमेंट दिया है उसको सामूहिक स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूं, ये शीतकालीन सत्र है, सब ठंडे दिमाग से सोच करके काम करना चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 128वें एपिसोड में सर्दियों के मौसम को हिमालय का गोल्डन टाइम बताया है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को विंटर टूरिज्म का नया सुपरस्टार घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के कई देश सर्दियों को अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा ब्रांड बना चुके हैं। स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, आइस क्लाइंबिंग और फैमिली स्नो पार्क इसकी पहचान है। अब भारत भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। खासकर उत्तराखंड के औली, मुनस्यारी, चोपटा, डेयारा, बुग्याल जैसी जगह तेजी से ग्लोबल विंटर डेस्टिनेशन बन रही हैं। प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर उत्तराखंड सरकार की प्रशंसा की कि उसने विंटर टूरिज्म के लिए कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और होम स्टे नीति पर जबरदस्त काम किया है। आ गई है और साथ ही सर्दियों से जुड़े टूरिज्म का भी समय आ गया है। दुनिया के कई देशों ने सर्दियों में होने वाले टूरिज्म को, विंटर टूरिज्म को
अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार बना दिया है। अनेक देशों में दुनिया के सबसे सफल विंटर फेस्टिवल और विंटर स्पोर्ट्स मॉडल है। इन देशों ने स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो ट्रैकिंग, आइस क्लाइंबिंग और फैमिली स्नो पार्क्स जैसे अनुभवों को अपनी पहचान बनाया है। इन्होंने अपने विंटर फेस्टिवल्स को भी वैश्विक आकर्षण में बदला है। साथियों, हमारे देश में भी विंटर टूरिज्म की हर क्षमता मौजूद है। हमारे पास पहाड़ भी हैं, संस्कृति भी है और एडवेंचर की असीम संभावनाएं भी हैं। मुझे खुशी है, इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। सर्दियों के मौसम में औली, मुनस्यारी, चोपटा और डेहरा जैसी जगहें खूब पॉपुलर हो रही हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के 18 राज्यों से 750 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। 60 किलोमीटर लंबी आदि कैलाश परिक्रमा रन का प्रारंभ कड़कड़ाती सर्दी में सुबह 5 बजे हुआ था। इतनी ठंड के बावजूद भी लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। आदि कैलाश की यात्रा पर जहां 3 साल पहले तक मात्र 2000 से कम पर्यटक आते थे, अब यह संख्या भी बढ़कर 30,000 से अधिक हो गई है। साथियों, कुछ ही हफ्तों में उत्तराखंड में विंटर गेम्स का आयोजन भी होना है। देश भर के खिलाड़ी, एडवेंचर प्रेमी और खेलों से जुड़े लोग इस आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। स्कीइंग हो या स्नोबोर्डिंग, बर्फ पर होने वाले कई खेलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड ने विंटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। होम स्टे को लेकर नई पॉलिसी भी बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस के प्रति जनसाधारण, विशेष रूप से युवाओं की धारणा में तत्काल बदलाव लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिकता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना में बढ़ोतरी करके पुलिस के प्रति जनसाधारण में परिवर्तन संभव है। प्रधानमंत्री ने शहरी पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने, पर्यटन पुलिस में नई जान डालने और नए आपराधिक कानूनों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। रविवार को रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 60वें सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों और बृहत प्रशासन को निर्देश दिया कि वो निर्जन द्वीपों को जोड़ने के लिए उपयुक्त कार्यनीतियां अपनाएं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई योग्य खुफिया तंत्र की स्थापना के लिए नेट ग्रिड के अंतर्गत एकीकृत डेटाबेस का कारगर इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इन प्रणालियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जोड़ने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने मजबूत तैयारी और समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया और पुलिस प्रमुखों से चक्रवात, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को कवर करने वाले प्रभावी आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों से अनुसंधान, नवाचार और भारत से संबंधित विशिष्ट समस्याओं के समाधान में गहनता से उतरने का आह्वान किया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा नव प्रवर्तकों के लिए राष्ट्रीय महत्व के उभरते क्षेत्रों जैसे सतत विनिर्माण, स्मार्ट मोबिलिटी, क्वांटम प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी, कृषि नवाचार और हरित बुनियादी ढांचे का अन्वेषण करने की आवश्यकता पर बल दिया। The world is changing every day. It is not a stagnant thing, or it is not a very slow process what it was 10 years before, 5 years before, 20 years before.
there has been a big change between the campus life and the outside world. Technology is an evolving and rapidly in the field of artificial intelligence, renewable energy systems, space tech, biotechnology, cybersecurity, semiconductors. And in today's world, each field is undergoing transformation at a pace humanity has never seen before. Technology today has become a powerful enabler that is reshaping industries, redefining innovations, and reimagining the way we live and work. Everything is changing. The graduates of NIT Kurukshetra, you are well positioned to innovate ideas which can be amplified through technology to create real world impact that you have proved in your researches here. It is your creativity and your commitment to ethical innovation that will determine how the technology serves humanity. उपराष्ट्रपति ने एनआईटी कुरुक्षेत्र की सराहना करते हुए कहा कि एक समृद्ध विरासत, जीवंत वर्तमान और भविष्य वाला संस्थान है जो देश में तकनीकी शिक्षा के मानकों को आकार दे रहा है। वैश्विक परिवर्तन की गति पर उन्होंने एआई, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में विकास के बारे में बात की। We are emerging as the creator of technology because of your intelligence, your enthusiasm, and your interest to work in various fields. With these initiatives like Digital India, Startup India, and Make in India, the entrepreneurial ecosystem in our country has become more vibrant and supportive as never before. The global scenario today is full of challenges. Yes, the challenges are increasing every day. The climate change, cybersecurity, threats, equitable access to technology, ethical use of AI are the few big challenges in front of the entire humanity. The challenges also offer incredible opportunities for innovation, entrepreneurship, and noble leadership. Our Honorable Prime Minister, Shriman Narendra Modi ji, had the foresight and the vision to implement the National Education Policy 2020, which sets the roadmap for India's youth to make use of the future opportunities and face the challenges firmly. It gives an opportunity to learn and gain expertise on multiple subjects. That is the greatest advantage of our National Education Policy 2020. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 से इतर आयोजित अखिल भारतीय देव स्थानम सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस अवसर पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वो वेदों की भूमि कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर खड़े होकर अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये पवित्र स्थान हजारों वर्षों से इस स्थान के रूप में पूजनीय है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। Kurukshetra stands for a great victory for the dharma over the adharma. That is the greatness of Kurukshetra. Kurukshetra is the holy place where the adharma who all are standing on the adharma side, Bhishmacharya ji is there, Dronacharya is there, and all other Karna, Duryodhan and his 100 brothers, all are there on one side, a mighty. But on the other side, only 5 people,
Still, dharma prevails over adharma. That is the will of the God, that is the justice that has been established in Kurukshetra. See the power of dharma. When is the Kurukshetra war took place, and just before the war, this Bhagavad Gita has been preached by the Lord Krishna to Arjuna. But till today also, our Ahilya Bharatiya Devasthanam is celebrating that Gita Mahotsav. मजबूत चरित्र निर्माण की महत्ता बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि चरित्र धन या अन्य सांस्कृतिक या सांसारिक उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गीता मानवता को एक सदाचारी और अनुशासित जीवन जीने का मार्गदर्शन करती है और भगवान कृष्ण की तरह हमें याद दिलाती है कि नैतिक शक्ति उद्देश्य की स्पष्टता और धार्मिकता के प्रति समर्पण से उत्पन्न होती है। Lord Krishna message of always focusing on our karma guided by our dharma is the key to a meaningful and purposeful life. I firmly believe that the character is the most important aspect of any human being, more important than wealth and other achievements. The Bhagavad Gita enlightens the path to build a virtuous and strong character. Lord Krishna reminds Arjuna that strength of character arises from clarity of purpose, steadiness of mind, and commitment to righteousness. Lord Krishna also calls upon every one of us to do our karma without attachment to its results. Karmanye vadikaraste ma vaslesu kadachana. The Lord encourages us to work with commitment, purity of intention, and inner freedom without letting success inflate us or failure weakens us. That is more important. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रविवार को वेदश्री तपोवन पुणे में गीता जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कांची कामकोटि जगतगुरु शंकराचार्य श्री विजेंद्र सरस्वती और स्वामी गोविंद देव गिरि जी और अन्य संत गण की उपस्थिति में गीता के मर्म पर इस सभा में ज्ञानवर्धक विमर्श हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर कहा कि भगवत गीता जीवन के लिए गहन और व्यवहारिक दर्शन प्रदान करती है। गीता की शिक्षाएं सभी सीमाओं से परे हैं और हमें समस्त मानवता के लिए सार्वभौमिक ज्ञान प्रदान करती है। ये उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी देती है जो हर मनुष्य के सामने विद्यमान है। भगवत गीता हमें जीवन का सही दृष्टिकोण सिखाती है, जो परिवर्तन को प्रकृति का नियम मानकर स्वीकार करने, सहिष्णुता और क्षमा का अभ्यास करने और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का पालन करते हुए पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखने पर आधारित है। इस विशेष अवसर पर राजस्थान पत्रिका के मुख्य संपादक श्री गुलाब चंद कोठारी को प्रतिष्ठित महर्षि वेदव्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका को JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम रांची में खेले गए पहले वनडे में 17 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन बनाए। विराट कोहली ने शतक लगाते हुए 135 रनों की शानदार पारी खेली। वनडे में विराट कोहली का ये 52वां शतक रहा। रोहित शर्मा ने 57 और कप्तान KL राहुल ने 60 रनों की पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने 32 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 49.2 ओवर में 332 रन बनाकर आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को जॉनसन, नांद्रे बर्गर, कॉर्बिन बोश और बाटमैन ने 2-2 विकेट लिए। बड़े टारगेट के सामने साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। टीम ने 11 रन पर ही 3 विकेट गंवा दिए। मैथ्यू ब्रिड्जकी ने पारी संभाली।
उन्हें मार्को जॉनसन का साथ मिला, लेकिन दोनों एक ही ओवर में आउट हो गए। आखिर में कॉर्बिन बॉश ने अर्धशतक लगाकर टीम को जीत के करीब पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी पारी काम न आई और सीरीज का पहला एक दिवसीय मैच दक्षिण अफ्रीका की टीम हार गई। सीरीज का दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा। इसके साथ ही भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। वहीं विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 83वां शतक 102 गेंदों में पूरा किया। इसी के साथ वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी प्रारूप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। दस दिन तक चलने वाला मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2025 समाप्त हो गया है। चलते चलते आपको छोड़े जाते इस महोत्सव की कुछ विशेष झलकियों के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।